हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्मार्ट अचीवर्स के इस बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्चुअली डिस्कस क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। सर किस चैप्टर के, ये तो बताइए। तो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी एनएलएम के प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग जरा अपने कॉपी और पेन जो है निकाल लीजिए। हम लोग एनएलएम के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जेईई मेंस या नीट के लेवल के जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक वन शॉट वीडियो में कवर करने वाला हूं। यकीन मानिए, अगर आपने ये सारा का सारा वीडियो देख लिया तो न केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बल्कि आप क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ये भी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको उसके कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक अप्रोच है हमारा कि हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जिससे पहले बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, नो डाउट। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें से कुछ पीवाईक्यूज भी हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, राइट। अब उन सभी को अगर हम सॉल्व कर लें तो कहीं ना कहीं हम इंश्योर हो सकते हैं कि अब हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझ लिया है और अब हम जो है इसको आगे खुद से भी इसके डिफरेंट क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीपीपी और विद द हेल्प ऑफ अदर स्टडी मटेरियल्स, राइट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको याद दिला देता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। न्यूटन सेकंड इक्वेशन F इक्वल्स टू ma। दिस इज द एंटायर न्यूटोनियन मैकेनिक्स व्हिच आई ऑलवेज टेल यू। F इक्वल्स टू ma एंड मोर प्रिसाइजली इट शुड बी रिटन एज F net इक्वल्स टू ma, where force and acceleration both are the वेक्टर क्वांटिटीज। हम किसी भी सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट पर, या कोई सिस्टम हो, सिस्टम का मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, और अगर कोई सिंगल पार्टिकल है तो वो एक सिंगल पार्टिकल है, ठीक है। वहां पर टोटल फोर्स जो लग रहा है, नेट फोर्स जो लग रहा है, उसके लिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर हमें नेट फोर्स पता है तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं उस सिस्टम का या फिर उस पार्टिकल का। एक तो हमारी ये बात है। दूसरा बात, अगर इसमें हमारे पुली ब्लॉक वाले प्रॉब्लम्स भी आएंगे, तो पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स के लिए आपको पता है कि टेंशन काम करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। टेंशन एक्ट करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, तो ये वाली बातें भी आपको पता ही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि लेट्स से कोई फोर्स आपको दे रखा है, अगर ये कोई फोर्स आपको गिवन है और इसके कंपोनेंट करने हैं और ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो आपको कंपोनेंट करना भी आना चाहिए बेसिक की। अगर मान लो कोई भी फोर्स है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ये ए और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ए कॉस थीटा और ये हो जाता है हमारा ए साइन थीटा, ठीक है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बात है। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट भी इस वीडियो से जुड़ा हुआ है जिसको पहले से कुछ नहीं आता, तब भी वो सारे के सारे इन क्वेश्चंस को कर सकता है, समझ सकता है और फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर सकता है, ठीक है। एक तो ये चीजें उन्हें यूज होने वाली हैं। इसके अलावा अगर मान लो इंक्लाइन प्लेन पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बार बार हम इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, तो उस पर मैंने ये कंपोनेंट करना इसलिए आपको बताया कि अगर ये एंगल थीटा ले रहा है तो इसका जो मास है, मास वैसे तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, लेकिन उसके मैं कंपोनेंट करता हूं इस हिसाब से, तो हमें पता है कि ये वाला जो एंगल होता है ये थीटा होता है, ये अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होता है, तो mg के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, mg cos थीटा और एक हो जाता है mg sin थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट करना इसलिए हमें पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ये जो क्वेश्चंस हमने मतलब एक प्री रिक्विजिट ले रहे हैं हम कि बेसिकली किस हिसाब से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी तो हम क्वेश्चंस में ही देखेंगे। ये बेसिक बातें मुझे कुछ लगा कि आपके साथ थोड़ी शेयर करनी चाहिए। इसके बाद में जो है अब हम सीधा क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक बार और समझ लो कि लेट्स से हमारे पास में कोई पुली ब्लॉक प्रॉब्लम है जो हमने डिस्कस करी थी। अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए उसमें से सारे के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन इसमें तुमसे पूछे जा सकते हैं। उस पर हमने इस दो एंड से कोई भी मास हैंग करा दिए हैं, दो अननोन मास है m1 एंड m2। ये m1 है, ये m2 है, और लेट्स से अगर m2 m1 से ज़्यादा है तो आपको पता है कि ये जो है एक्सेलरेशन a से नीचे की तरफ आएगा और ये एक्सेलरेशन a से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि m2 बड़ा है m1 छोटा है, तो जो बड़ा मास है वो नीचे की तरफ जाएगा और जो छोटा मास है यानी जो कम मास है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर दी सम बेसिक रिक्विजिट, बट द पॉइंट इज कि सर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। सीधा क्वेश्चन पर चलने से हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हमको किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसको करना है, ठीक है। पहले से भी आपने देखे होंगे कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, मतलब जिनको देख करके आपको लगेगा कि अरे यार ये तो कैसा ही सवाल है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पीवाईक्यूज हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको नए टाइप के दिखाई देंगे कि हाँ ये जो क्वेश्चन है इनको हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये देखिए,
इफ फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट ईच कॉन्टेक्ट सरफेस, ईच कॉन्टेक्ट सरफेस पे आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस रही हैं, नॉर्मल वीडियोस जो रही उसमें भी हमने डिस्कस किए थे। अभी ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो है तो इसमें भी हम सारे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमें पूछा गया कि कॉन्टेक्ट फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच कॉन्टेक्ट सरफेस, ईच कॉन्टेक्ट सरफेस पे आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हमें नॉर्मल रिएक्शन भी साथ में लिखना होगा और जो कॉन्टेक्ट फोर्स है, मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स ही नॉर्मल रिएक्शन है एट ईच कॉन्टेक्ट सरफेस, जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी भी ब्लॉक पे, सारे के सारे फोर्स लिख लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट 2 kg वाले ब्लॉक। 2 kg वाले के ब्लॉक की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नीचे की तरफ इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा 2g, और ऊपर से भी लग रहा है 10 न्यूटन का, और ऊपर से भी लग रहा है 10 न्यूटन का, ये एक्सटर्नल फोर्स है। और कोई फोर्स लग रहा है, और भी फोर्स लग रहा है। 3 kg वाला भी तो लगा रहा है 2 kg वाले के ऊपर, 3 kg वाला 2 kg वाले के ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन में एक सर वो लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, जिसे मैं बोल रहा हूँ N1, मैं इसको यहाँ पर N1 बोल रहा हूँ, ठीक है। किसने लगाया? 3 kg वाले ने लगाया, ठीक है। 2 kg वाले पर 2g लग रहा है इसका ग्रेविटेशनल वेट, F लग रहा है जो बाहर से लगाया, और 3 kg वाले ने ऊपर की तरफ, 3 kg वाले ने ऊपर की तरफ इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन N1 लगाया है, ठीक है। लेट्स मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। अब 3 kg वाले की बात करते हैं। 3 kg वाले के ऊपर जो फोर्स लग रहे होंगे वो देखिए कौन कौन से लग रहे होंगे सर। एक तो 3g लग रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक बात है, 3g लग रहा होगा नीचे की तरफ। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ये जो 3 kg वाले ने 2 kg वाले पर N1 लगाया था, डोंट यू थिंक कि N1 वापस से रिटर्न होगा 3 kg वाले के ऊपर? ये जो N1 है वापस से आ जाएगा 3 kg वाले के ऊपर, तो ये N1 ऐसे लग रहा होगा, यस और नो? ये N1 ऐसे लग रहा होगा। तो मैं इसको ऊपर ना दिखा करके मैं इसको नीचे ही दिखा दूं, मतलब मैं इसको नीचे ही दिखा देता हूं, ये N1 आ जाएगा 3 kg वाले के ऊपर, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? तो 2g नीचे की तरफ लग रहा है और N1 नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन 3 kg वाला 5 kg वाले के ऊपर रखा हुआ है, तो 5 kg वाला ऊपर की तरफ उस पर फोर्स लगा रहा होगा। तो लेट्स कॉल दैट टू बी N2, उसको मैं N2 बोल देता हूं। तो उसको मैंने N2 बोला तो वो N2 हो जाएगा, राइट। ये N2 है, ये ऊपर की तरफ किस पर लग रहा है? 3 kg वाले पर। अब मैं जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं 5 kg वाले का। 5 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो 5 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम जैसे ही मैंने बनाया तो देखो 5 kg वाले पर क्या है, 5g नीचे की तरफ लग रहा है, बिल्कुल बात ठीक है सर, 5g नीचे की तरफ लगा। उसके बाद में और कौन सा फोर्स लग रहा है सर? उसके बाद में हमारे ये जो 3 kg वाला है, 3 kg वाले पर N2 लगाया था ना 5 kg ने, भाई 3 kg वाले पर 5 kg ने N2 लगाया था, तो 3 kg वाला भी 5 kg पर N2 वापस लगाएगा, बट इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो इसी इंक से मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि एक ये लग रहा होगा जो कि क्या है N2, ये किस पे लगा? 5 kg वाले के ऊपर। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा सर 5 kg वाले पर? ये जो ग्राउंड है, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, यस बिल्कुल लगा रही होगी। तो एक नॉर्मल रिएक्शन और लगा रहा है, कौन लगा रहा है? ग्राउंड लगा रहा है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही होगी। और इसको मैं कह सकता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ कि ये है हमारा N3, दिस इज N3। तो 3 नॉर्मल रिएक्शन हो गए, N1, N2 एंड N3। इन तीनों की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, प्रोवाइडेड दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मैंने तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम देख करके खुद मुझे बताओ कि ये बात क्लियर है कि नहीं, कैसे कैसे फोर्स लग रहे होंगे। नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है और जो उसका ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी लग रहा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि नॉर्मल रिएक्शन के अंदर ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, तो जितना कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर लगाएगी उतना ही वो दूसरी बॉडी उस पहली वाली बॉडी पर इन द अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा देगी। यही बस इस बात का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो जरा 2 kg वाले के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं, N1 इज इक्वल्स टू, अगर मैं 2 kg वाले के लिए लिख रहा हूं, ये 2 kg वाला है, आपको दिखाई दे रहा होगा 2 kg वाला। 2 kg वाले के लिए मैंने अगर इक्वेशन लिखी तो ये हो जाएगा हमारा 2g यानी कि 2 × 10 प्लस 10 इक्वल्स टू N1। तो N1 कितना आ जाएगा मेरे पास? 10 + 20 इक्वल्स टू 30 न्यूटन। N1 आ गया मेरे पास। ये N1 किस किस के बीच का है? 2 kg और 3 kg के बीच का नॉर्मल रिएक्शन है। ये हमारे पास में आया कितना? 30 न्यूटन, ठीक है। अब इस 3 kg और 5 kg वाले के बीच का निकालते हैं जो कि N2 है। तो 3 kg वाले का जरा फ्री इक्वेशन लिखते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो 3 kg वाले पर सर N2 ऊपर की तरफ है, N2 ऊपर की तरफ है, बाकी के दोनों नीचे हैं, विच इज 3g यानी कि 30 + N1। N1 कितना है हमारे पास में? N1 कितना है हमारे पास? 30 आ चुका है। तो N2 कितना आ जाएगा? N2 आ जाएगा सर 60 न्यूटन। N2 कितना आ गया? 60 न्यूटन आ जाएगा N2 हमारे पास में, ठीक है। 3 kg वाले का ये आ गया। अब इसके बाद में मेरे को किसका बताना है? इसके बाद बताना है 5 kg वाले का। 5 kg वाले का बताना है।
5 kg वाले का अगर मुझे बताना होगा तो 5 kg वाले पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? 5 kg वाले पर देखेंगे 5g नीचे की तरफ लग रहा है, N2 नीचे की तरफ लग रहा है और N3 ऊपर की तरफ लग रहा है। तो N3 सिंपली हो जाएगा 50 प्लस N2, और N2 कितना आया मेरे पास में 60, तो कितना हो जाएगा ये 110 न्यूटन, 110 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि N2 कितना आ गया 60 न्यूटन, N2 की वैल्यू 60 न्यूटन आ गई है। N2 कितना है 60 है, 60 न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो N3 है, N3 ये कितना है हमारे पास 110 न्यूटन, 110 न्यूटन, ये हमारे पास N3 आ जाएगा। तो N1 N2 N3 तीनों हमने इस तरीके से निकाल दिए। ये तीनों के तीनों नॉर्मल रिएक्शंस हैं किसके बीच के? N1 है 2 N3 के बीच का, N2 है 3 N5 के बीच का, और N3 है 5 N ग्राउंड के बीच का, जिस भी सरफेस पे पूरा का पूरा सिस्टम रखा हुआ है। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया है इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम डिटरमाइन द रेशियो ऑफ टेंशन इन टू स्ट्रिंग्स। यहाँ पर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में माना गया है और बोला गया है कि डिटरमाइन करो रेशो बताओ टेंशन इन द टू स्ट्रिंग। आपको यहाँ दो स्ट्रिंग दिखाई दे रही हैं क्या? पहले मुझे एक बात बताओ, आपको दो यहाँ पर स्ट्रिंग्स पहले दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? देखो, एक तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1, और एक ये वाली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नंबर 2। एक जो है 1 kg और 3 kg के बीच में है, 1 kg और 3 kg के बीच में बंधी हुई है एक, और जो 2 स्ट्रिंग है वो 3 kg एंड 4 kg के बीच में बंधी हुई है, और ऊपर से एक पुली पर होकर के वो पास हो रही है, ठीक है। और ये आइडियल पुली, और सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम है, मतलब कि जितना भी यहाँ पर मास दिखाई दे रहे हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब होता है कि जितने भी मास दिखाई दे रहे हैं सिस्टम के अंदर, उन सभी पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो सभी के फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं हम, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद में हम सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स रख देंगे, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जरा इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। 1 kg वाले पर कौन सा फोर्स लग रहा है सर? नीचे की तरफ लग रहा होगा 1 kg वाले पर नीचे की तरफ लग रहा होगा 10g, मतलब 10 न्यूटन। 1 kg 1 × 10 = 10 न्यूटन, बट फिर भी 1g लिख लेते हैं। 1g नीचे की तरफ लग रहा होगा और टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, T1 इसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है यार। यहाँ पर बना लीजिए 1 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने 1 kg वाले का, और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर 1g नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। ये टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, कौन सा टेंशन है? T1 है, और रेस्ट में है तो सीधा सीधा मुझे पता चल जाएगा कि सर T1 = 1 × 10, तो T1 की वैल्यू तो मुझे सीधा सीधा पता लगी, विच इज 10 न्यूटन। बोलो, T1 की वैल्यू 10 न्यूटन आ जाएगी, क्योंकि 1 kg पे तो दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक 1g और एक T1 ऊपर की तरफ, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द 3 kg एंड 4 kg ब्लॉक। T1 आ गया, मुझे T2 और चाहिए। 3 kg वाले पर अगर हम बात करें, 3 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो 3 kg वाले पर नीचे की ओर लग रहा होगा 3g ऑब्वियसली, और ये कनेक्टेड है इससे, तो T1 भी लग रहा होगा, T1 भी लग रहा होगा, T1 भी लग रहा होगा 3 kg वाले पर, और ऊपर की तरफ T2 लग रहा होगा, ऊपर की तरफ T2 लग रहा होगा, यस और नो। तो यहाँ से ये भी क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो मैं कह सकता हूँ दैट T2 = T1 + 3g। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? T2 की वैल्यू हो जाएगी T1 विच इज 10 + 3 × 10 यानी 30, तो T2 कितना हो जाएगा हमारे पास 40 न्यूटन। T2 40 न्यूटन है और T1 10 न्यूटन है, तो रेशो आप बता सकते हो, T1 = T2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10:40, विच मीन्स 1:4। ये हमारे पास में आ गया इन दोनों ही स्ट्रिंग्स में जो टेंशन है उनका रेशो। कैसे निकाला? सिंपली फोर्सेस का एनालिसिस करके। 1 kg वाले पर 1g नीचे की तरफ और T1 ऊपर की तरफ, 3 kg वाले पर 3g नीचे की तरफ, T1 नीचे की तरफ और T2 ऊपर की तरफ। 4 kg वाले की जरूरत ही नहीं हुई, लेकिन हमें T2 पता लग चुका है तो हम बता सकते हैं कि T2 ऑब्वियसली 40 होगा ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी देख लो तुम, यहाँ पर नीचे 40 लग रहा होगा। अब ये रेस्ट में इक्विलिब्रियम में है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास T2 की वैल्यू 40 न्यूटन हो। T2 की वैल्यू कितनी हो? 40 न्यूटन हो। आप यहाँ से भी क्वेश्चन को कर सकते थे और इधर से भी क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। ये 40 है तो ऊपर T2 40 होगा, तभी तो आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेता है अगर आपने सही तरीके से फोर्सेस को एनालिसिस करके फोर्सेस लिख लिए और फ्री बॉडी डायग्राम सही से बना लिया और उसके बाद में न्यूटन इक्वेशन को ठीक तरीके से लिख लिया। तो क्लियर है बात? आगे बढ़ जाएं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को देखिए, करिए, खुद से सॉल्व भी कीजिए, और सॉल्व करने के साथ साथ आप खुद से इसका जवाब दीजिए कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है। ऐसे ही प्रैक्टिस होगी आप लोगों की, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं,
देखिए अब ये वाला क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है। देखिए इफ द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम, अगेन सिस्टम इक्विलिब्रियम में दे दिया, ये इक्विलिब्रियम के भी क्वेश्चन है, इसमें एक्सेलरेशन टेंशन वगैरह सब हम फाइंड आउट करेंगे धीरे धीरे। देखिए इफ द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम डिटरमाइन टेंशन इन द स्ट्रिंग एंगल थीटा नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन 2 kg ब्लॉक। ठीक है, ये हमसे पूछा गया कि अगर सिस्टम जो है ये पूरा अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो 3 बातें बताइए। कौन सा? टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक तो टेंशन बता दो, दूसरा एंगल थीटा बता दो, तीसरा नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन 2 kg ब्लॉक। बिल्कुल ठीक है सर, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एनालिसिस करते हैं किस किस का, फोर्सेस का। देखिए तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये 1 kg का ब्लॉक है, ए है, तो सर सबसे पहले तो इस पर लग रहा होगा नीचे की तरफ 10 न्यूटन। 1 kg को मैं 10 न्यूटन के बराबर लिख सकता हूँ, 1 × 10 10 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद ऊपर में इसमें कितना लगा होगा, कुछ टेंशन लग रहा होगा, टेंशन सेम है हर जगह, टी है, तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगा। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखो ये इंक्लाइंड प्लेन पर थीटा पे रखा हुआ है, तो इसका mg को 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। एक तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो कि कितना हो जाएगा 2g cos थीटा, मतलब 2 kg है ना, 2 kg, तो 2g cos थीटा, और एक मैं इधर कर सकता हूँ 2g sin थीटा। थीटा मुझे पता नहीं है ना, थीटा ही निकालना है। तो सबसे पहले तो उसने टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, तो टेंशन तो मुझे डायरेक्टली पता लग जा रहा है। फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि टेंशन जो है टी दैट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। वाई? बिकॉज यहाँ से पता लग गया ना मुझे कि ये ऊपर जो 1 kg वाला ब्लॉक है उसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, टी इक्वल्स टू 10 न्यूटन, टेंशन पता लग गया। अब मुझे एंगल थीटा और पता करना है। एंगल थीटा पता करने के लिए मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम लगा सकता हूँ। इस वाले ब्लॉक पे देखो यहाँ पर 2g sin थीटा और t आपस में बराबर है, तभी तो इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम। सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए, फॉर द सेकंड क्वेश्चन टू बी डन, सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं देखूंगा कि 2g cos 30, 2g cos थीटा, नो 2g cos थीटा का तो मतलब नहीं है, बेसिकली 2g sin थीटा, 2g sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू t, ये t के बराबर है। तो यहाँ से देखिए 2g इज 10 एंड sin थीटा मुझे निकालना है, एंड t की वैल्यू कितनी आ रही है, t की वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मुझे पता लग गई, थीटा निकाल दिया। अब पूछा नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन 2 kg ब्लॉक। नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन 2 kg ब्लॉक, तो सीधा सीधा पता लग रहा है वो तो नॉर्मल रिएक्शन ये होगा। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो थर्ड पोर्शन के लिए मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू 2g cos थीटा, 2g cos थीटा, तो 2 × g इज 10 × cos 30 √3/2, √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 10√3 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, जो कि ये इंक्लाइंड प्लेन जो है ये 2 kg वाले ब्लॉक पे लगा रहा है, और किस डायरेक्शन में लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगा रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के सवाल हैं, इसमें मैंने एकदम आसानी से एनालिसिस कर लिया कि कहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, कहाँ पर टेंशन लग रहा है, और उनको आपस में इक्वेट करके और किसी तरीके से जो है चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने क्लियर कर ली हैं। ठीक है, तो अब ये समझना है कि आप भी इनको इसी तरीके से देखो, समझो और खुद से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक क्वेश्चन चलिए अब आप लोग खुद करिए इसको। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है इन द गिवन सिचुएशन, एक सिचुएशन दे रखी है आपको, क्या सिचुएशन दे रखी है, डिटरमाइन टेंशन इन द स्ट्रिंग, रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय सपोर्ट टू पुली, रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय सपोर्ट टू पुली। ये सपोर्ट है, यहाँ पर देखिए अब ये मासलेस पुली नहीं है, इसके पास कुछ मास है 10 kg का। दिस पुली हैज गॉट सर्टेन मास 10 kg, ये जो मास है ये इसका मास है 10 kg। ठीक है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग बताइए, और रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय सपोर्ट टू द पुली, जो रिएक्शन इसको मिल रहा है, रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय सपोर्ट टू द पुली, कि कितना जो है ये जो सपोर्ट है पुली पर रिएक्शन कितना लगा रही होगी वो फाइंड आउट करो। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए मुझे करना चाहिए कि एक्चुअली देखना है कि ये सपोर्ट पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है बिकॉज ऑफ द पुली एंड बिकॉज ऑफ दैट मासेस जो मतलब हैंग कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 kg का मास है ये वाला, नीचे 10 kg का मास है, m जो है 10 kg का है। तो सबसे पहले टेंशन इन द स्ट्रिंग की बात करते हैं, ए पार्ट की बात करते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा 10g। ओके, अब ये क्या है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, मतलब अगर वहाँ पर कुछ सिस्टम ऐसे बना के दे दिया मतलब ये इक्विलिब्रियम है, तो टेंशन यहाँ पर ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, अब ये जो टेंशन है अगर मैं पुली की तरफ देखूँ तो पुली पर नीचे की तरफ लगेगा, मतलब देखो ये यहाँ पे तो टेंशन 10 kg वाले ऊपर की तरफ, पुली पर देखोगे तो पुली पर टेंशन इधर लगेगा। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर भी सेम रहेगा टेंशन,
तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगा, और इस तरफ देखूंगा तो पुली पर एक टेंशन टी इधर भी लग रहा होगा, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है पुली पर? हाँ, और भी लग रहा है सर। पुली पर एक फोर्स नीचे की तरफ, इसका जो मास है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो वो कितना होगा? वो हो जाएगा 10G, वो 10G हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू कितनी है सबसे पहले तो ये बताओ, टेंशन की वैल्यू। मैं टेंशन की एक ही ए सॉल्व कर रहा हूँ, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन की वैल्यू कितनी है सर? टेंशन तो सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है, T इज नथिंग बट 10G, ये हमारा टेंशन है। तो यहाँ से मेरे पास 10 × 10 विच इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। ये कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन हमारा टेंशन आ जाएगा। ये हमारे पास में पता लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब जरा मुझे पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जो पुली है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और देखते हैं उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। नीचे की तरफ 10G यानी कि 100 जो उसका खुद का है, और ये टेंशन ये भी जो है हमारे पास कितना आया है? 100 न्यूटन, ठीक बात है। और उसके बाद में इस तरफ लग रहा है टेंशन जो कि वो भी है हमारा कितना? 100 न्यूटन, ठीक है। तो नीचे की तरफ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। किस पर? ये पुली पर लग रहा है। ये पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने, आप देख पा रहे हो, ये पुली का फ्री बॉडी डायग्राम है। ये पुली है, ये पुली है, ये पुली है, ठीक है। अब ये जो फोर्स इस पर लग रहे हैं, इनका रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स होगा जो ये क्लैंप जो है इस पर लगा रहा होगा। किस पर? इस पुली पर लगा रहा होगा, ठीक है। क्लैंप पुली पर रिएक्शन फोर्स वही तो दे रहा है, क्योंकि देखो इन दोनों का रिजल्टेंट इस पर आएगा, है ना। अब इसका रिजल्टेंट आप फाइंड आउट करो। बी, रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द सपोर्ट टू द पुली। रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन प्रोवाइडेड, तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट क्या आएगा? √100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, ये होगा हमारा रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर है, तो ये हमारा 1 ये हो जाएगा, और इसमें 4 ये हो जाएगा, ठीक है। 40,000 एंड 10,000, तो आर हमारे पास कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 50,000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ ये बताइए। तो 50,000 के लिए मेरे पास में 10,000 ये है, तो उसका तो हो जाएगा यहाँ पर 100, और 50 के लिए 10,000 का मैंने स्क्वायर रूट ले लिया जो कि आ गया 100, और ये हो जाएगा √5, 100√5 न्यूटन। कितना? 100√5 न्यूटन। ये हमारे पास में रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, जो कि ये जो पुली पर मतलब लगा रहा होगा, ये यानी इस तरफ, ये अगर मैं देखूंगा तो ये इस तरफ लग रहा होगा आर, जो कि है 100√5 न्यूटन, ठीक है। समझ पा रहे हो आप लोग? आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100√5 न्यूटन। बात समझ में आई? तो यहाँ पर देखो, क्योंकि पुली के पास भी मास है, तो पुली जो है, पुली के पास मास आ गया ना, तो पुली के पास मास है, तो मास की वजह से उसके जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन भी लग रहा है, उसका खुद का वेट भी लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये सपोर्ट जो है उसको संभाले हुए है। तो मतलब ये जो सपोर्ट है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में विच इज 100√5, मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में इतना फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स की वैल्यू है कितनी? 100√5 न्यूटन, 100√5 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। कोई दिक्कत है इसमें? आई थिंक क्लियर होगा बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जेईई मेन 2001 में सेम इसी पर क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया उसी पर बेस ये क्वेश्चन पूछा गया। स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, स्ट्रिंग का मास कुछ नहीं है, is going over a clamp pulley of mass small m, supports a block of mass capital M as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp is given by, the force on the pulley by the clamp is given by, ठीक है। ये जो क्लैंप है इस पर फोर्स कितना लगा रही है? तो ये जो क्लैंप फोर्स लगाएगी ना, एक बात तो आप समझो कि जो क्लैंप फोर्स लगाएगी, क्लैंप उतना ही फोर्स लगाएगी जितना पुली क्लैंप पर फोर्स लगा रही है, और पुली क्लैंप पर कितना फोर्स लगा रही होगी? जो एक्चुअली पुली पर फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? देखो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस मास पर mg लग रहा होगा, और इस पर टेंशन t लग रहा होगा, ठीक है। अगर मैं पुली की बात करूँ तो पुली पर भी टेंशन t इधर लग रहा होगा, और इस पर भी टेंशन t इधर लग रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर इस पर भी इसके मास की वजह से mg फोर्स लग रहा होगा। तो पुली पर इस टाइम 3 फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंशन टी ये वाला, एक ये वाला टेंशन टी, और एक mg, ठीक है। तो टी की वैल्यू मुझे इसके फ्री बॉडी डायग्राम से पता लग रही है कि सर टी जो है वो तो साफ साफ कैपिटल M इंटू स्मॉल g के बराबर है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू तो mg आ गई। अब पुली पर कौन कौन से फोर्स आएंगे? पुली पर सर फोर्स जो आ रहे हैं, एक तो नीचे की तरफ विच इज mg प्लस
कैपिटल एम जी। ये नीचे की तरफ लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, उसके बाद में इस पर टेंशन लग रहा है इस तरफ, और टेंशन की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एम इंटू स्मॉल जी, कैपिटल एम इंटू स्मॉल जी। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही फोर्स होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज द फोर्स विच इट इज अप्लाइंग, दैट इज द फोर्स विच इट इज अप्लाइंग, कौन, क्लैंप अप्लाई कर रहा है पुली पर। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर द रूट एम जी प्लस एम जी का स्क्वायर, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, प्लस स्मॉल एम जी का होल स्क्वायर, स्मॉल एम जी का होल स्क्वायर। क्या ये बात दिखाई दे रही है आप लोगों को? तो इसमें से देख लेंगे कौन सा ठीक हो जाएगा, इसमें से हम देख सकते हैं कौन सा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये कहना चाह रहा है कि आप अंडर द रूट जी को बाहर ले लो, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स जी बाहर आ जाएगा, यहाँ से सबसे जी कॉमन ले लिया, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम, और जी बाहर है ये, ठीक है, ये इसके बाहर है। तो कौन सा इसमें से ठीक हो जाएगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और साथ में स्क्वायर भी रहेगा, स्क्वायर भी रहेगा और एम का स्क्वायर भी रहेगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टाइम्स द स्मॉल जी। ये हमने फोर्स यहाँ पर निकाल दिया, फाइंड आउट कर लिया स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। और कुछ और देखिए जरा, ये क्वेश्चन आप लोग समझते जाइए, और भी देखिए आगे क्वेश्चन बोला गया सेम टू सेम जेई 2001 में फिर से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें भी हमें इक्विलिब्रियम की कहानी है। द पुलीज एंड द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be. For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be. क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो पुली यूज कर रखी हैं, दो पुली अगर यूज कर रखी हैं तो अब इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है, तो थीटा की वैल्यू बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम इस चीज को कर सकते हैं। यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, दो स्ट्रिंग्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं और दोनों ये थीटा की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर मास m है, ठीक है, यहाँ पर मास m है, तो नीचे mg, इसमें आ जाएगा टेंशन, यहाँ पर ये टेंशन है तो सेम रहेगा, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कितना t रहेगा, और t की वैल्यू एक्चुअली सिस्टम को इक्विलिब्रियम रखना है तो t की वैल्यू mg ही रहेगी, जाहिर सी बात है भाई, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो t यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की वैल्यू mg आ रही है, t की वैल्यू क्या आ रही है mg। यहाँ से भी तुम देखोगे कि यहाँ पर मैं नीचे देखूंगा तो यहाँ पर भी mg रहेगा, और इसमें सिस्टम में क्या आएगा t, तो t की वैल्यू क्या आएगी mg, तो यहाँ पर भी mg है, यहाँ पर भी mg फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर भी mg फोर्स लग रहा है, और नीचे कितना फोर्स लग रहा है, √2mg, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बतानी है कि आपके पास में थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, mg के कंपोनेंट कर लेंगे इधर साइड में, mg के कंपोनेंट करेंगे तो mg cos थीटा, इधर कंपोनेंट करेंगे तो mg cos थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर तुम देखोगे इस पर तो mg cos थीटा ये वाला और mg cos थीटा इस वाला, तो 2mg cos थीटा इज द 2mg cos थीटा, ये हमारे पास में आ जाएगा 2mg cos थीटा जो है ऊपर की तरफ, √2m का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो यहाँ पर mg cos थीटा इसका और mg cos थीटा इसका, तो 2mg cos थीटा, और नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, √2mg। अभी आपस में बराबर होंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2mg cos थीटा इज इक्वल्स टू √2mg। तो √mg से mg कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, यस और नो, √2/2 तो 1/√2, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। थीटा हैज टू बी 45 डिग्री, ओनली देन आपका जो ये थीटा है वो 45 डिग्री होगा, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो बहुत आसान तरीके से देखो, मुझे यहाँ पर ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही है कि आपको यहाँ पर कहीं भी दिक्कत हो रही हो, है ना, क्योंकि सिंपल तरीके से हमने चीज़ों को समझा है, देखा है और जाना है, और सिंपल तरीके से ही हम उनको बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन को कि भाई आसान तरीके से हमें पता लग जाए कि कहाँ पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, और उनको अगर इक्विलिब्रियम बोला है तो इक्विलिब्रियम में रख दो, अपने आप चीज़ें होती चली जाती हैं। तो आप देख रहे हो कि जेईई में 2001 में पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हमने इसको जो है सॉल्व कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, चलिए अब देखिए जरा इस वाले क्वेश्चन, सिंपल हलवा जैसे क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहे हैं। कह रहा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक का। यहाँ पर तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो लेक्चर्स को शुरुआत से तो बड़ी ही आसानी से आप इसको फॉलो कर सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, मास दे रखा है 5 kg, F1 10 न्यूटन, F2 5 न्यूटन, F1 10 न्यूटन, F2 5 न्यूटन का है। तो यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे पास में फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊंगा, या फ्री बॉडी डायग्राम तो ऑलरेडी बना हुआ है, F1 10, F2 5, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा सर 10 - 5
दिस नेट फोर्स इक्वल्स टू मास, मास इज 5 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 5/5, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन इन राइट वर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब इस वाले को देखो जरा, ये भी कैसा है क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इधर 10 है, इधर 5 है और मास 5 kg का दे रखा है। 10 है, 5 है, मास 5 kg का ही दे रखा है। सेम ही क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है 10 - 5 नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज द सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बात को समझो। ठीक है, अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर वगैरह फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। F1, F2 एंड F3 तीन फोर्सेस लग रहे हैं भाई साहब इस टाइम। तो अगर मैं राइट हैंड साइड वाले फोर्सेस को देखूंगा तो 50 and 20 यानी इधर साइड में लग रहा है 70 न्यूटन का फोर्स। जो राइट डायरेक्शन में नेट फोर्स है वो 70 न्यूटन का है, और इधर साइड में देखूंगा तो 40 न्यूटन का है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये है 70 न्यूटन, ये है 70 न्यूटन, कौन सा ये वाला, दिस इज 70 न्यूटन, और ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये कितना है 40 न्यूटन। तो 70 एंड 40 का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो 30 न्यूटन आ जाएगा भाई। 70 - 40 ये हमारा आ गया, और एफ नेट ये आ गया, और मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन इज ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/5, 30/5, तो आई थिंक 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन। यहाँ पर नेट फोर्स निकाल दिए रखा है आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और मास भी आपको गिवन है। मास इज गिवन टू यू, नेट फोर्स इज गिवन टू यू, देन यू कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इन वेरी सिंपल वे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बात समझ में आ रही है। ठीक है, और आगे देखें, देखिए यहाँ पर देखिए एक फिर से क्वेश्चन पूछा है, सिंपल क्वेश्चन आ गए हैं। देखो अभी तक हमने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करे थे, लेकिन अब हम जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन सिंपल होते जा रहे हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, लेकिन अब ऐसा नहीं कि सिंपल ही आएंगे, अभी कुछ देर बाद देखोगे तो क्वेश्चन का लेवल और अच्छा हो जाएगा, है ना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक का। एक 5 न्यूटन 20√2 न्यूटन का फोर्स इस हिसाब, अब देखो जो फोर्स है ना वो किसी एंगल पे लगे हुए हैं, ये ऐसे लगा हुआ है और वो तो हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है, वो तो हमें दिखाई दे रहा है 5 न्यूटन। अब मैं इसको क्या करूंगा कि बाय द कंपोनेंट मेथड ब्रेक कर लूंगा। ब्रेक करूंगा तो इधर साइड में मेरे पास कितना फोर्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 20√2 एंड साथ में कितना आ जाएगा cos, मतलब ये है तो cos 45 यानी कि 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा तो 20 न्यूटन आएगा ये वाला। ओके, उसके बाद में अगर मैं इधर देखूंगा तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, विच इज 20√2 और sin 45, तो वही √2 से √2 कट जाएगा तो 20 न्यूटन आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन है, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ओके, तो हमें पता है कि अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर 5G नीचे की तरफ लग रहा होगा 50, भाई 5G नीचे लग रहा है ना, तो 5G 5 kg का है तो 5G नीचे लग रहा है, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लग रहा है 20 न्यूटन, और पीछे की डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल जो वेट है इसका वो ज़्यादा है। वेट कितना है, वेट हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि अगर सर मैं इसको फोर्स में लिख दूँ डायरेक्टली तो ये 50 न्यूटन हो जाएगा। ये 50 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, तो ये तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। अगर ये ऑब्वियसली ज़्यादा है तो ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन तोड़ के घुस जाएगा नीचे। तो मतलब वर्टिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी एक लग रहा होगा, सिर्फ इसका ही नहीं, एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन भी तो लग रहा है इसके ऊपर। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो ऑब्वियसली दिस n + 20 = 50 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 30 न्यूटन हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन। तो ये बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस कर देगा, क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा, और नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो उसको वर्टिकल डायरेक्शन में वो कोई मोशन होने नहीं देगा, कहेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। अब जो है यहाँ पर देखिए आप 20 न्यूटन, तो यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि F = ma लगाइए और एक्सेलरेशन बता दीजिए। तो F नेट मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात होगी, इस डायरेक्शन की बात होगी, है ना। तो 20 - 5 दैट इज इक्वल्स टू मास इज 5 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 15/5 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है सभी को भाई साहब? कोई दिक्कत वाली बात, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है? सब सही? ओके, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। नॉर्मल फोर्स भी फाइंड आउट करना है और आपको एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है, ए और बी का। ए और बी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो और नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करो। ठीक है, फोर्सेस दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वही बात है, फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। जरा मैं 5 kg वाले पर देखता हूँ, 5 kg वाले पर फोर्स कौन सा लग रहा होगा? सर एक तो ये लग रहा है जो आपने लगा दिया 30 न्यूटन का। ओके,
अब ये जो 10 kg वाला ब्लॉक है, क्या ये भी 5 kg वाले पर फोर्स लगा रहा होगा? बिल्कुल लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ना। तो किस तरफ लगाएगा सर? पीछे की तरफ लगाएगा, टुवर्ड्स 5 kg ब्लॉक, टुवर्ड्स 5 kg ब्लॉक, यानी कि इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। इसको मैं N1 बोल दूं, बोल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद में जरा 10 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सर। 10 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम जैसे ही मैं बनाऊंगा तो 10 kg वाले पर एक तो ये लग रहा होगा 15 न्यूटन का, ठीक है, और 5 kg वाला ब्लॉक इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा। कैसे लगाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। N1 इधर है तो इस पर भी लगेगा N1, अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। किसने लगाया? 5 kg वाले ने लगाया। कितना लगाया? N1 के बराबर ही लगाया, तो ये लग रहा होगा। ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम्स हैं। 30 न्यूटन इस पर लग रहा है, N1 इस पर लग रहा है, N1 इस पर भी लग रहा है 10 kg वाले पर, N1 10 kg वाले पर भी लग रहा है, और साथ ही साथ 15 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको जो है फाइंड आउट कर लेना है, बता देना है कि क्या होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो देखो, मैं इस ब्लॉक को कंबाइन कर मान लूँ ना, इस ब्लॉक को मैं एक ही सिस्टम मान लूँ, कंबाइन कर लूँ, तो एक्सेलरेशन मैं आसानी से बता सकता हूँ। कैसे? कि मैं इसको 10 kg और इसको 5 kg को अगर कंबाइन मानूं तो 15 kg हो जाएगा। और नेट फोर्स इस पर कितना है भाई? 30 इधर से है, 15 इधर से है, तो 30 माइनस 15 भाई नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको पूरे को एक मान लूं, ये देखो मैंने ये 15 kg का ब्लॉक माना, 15 kg के ब्लॉक पर इधर साइड से जो फोर्स आ रहा है वो 30 न्यूटन आ रहा है, और इधर साइड से जो फोर्स आ रहा है वो 15 न्यूटन आ रहा है। तो 30 माइनस 15 15, और 15 का फोर्स लग रहा है इस तरफ, और ये ब्लॉक भी है 15 का, तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन हो जाएगा सिर्फ 15/15, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इस पूरे सिस्टम का जो है एक्सेलरेशन है। सिस्टम में 5 kg और 10 kg वाले ब्लॉक भी शामिल हैं, तो मैंने अभी इंटरनल फोर्सेस को इग्नोर करके एक्सटर्नल फोर्सेस और सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये मूव करेगा तो दोनों साथ ही साथ मूव करेंगे और दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, ठीक है। तो अभी एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? जिस तरफ ज्यादा फोर्स है, तो यानी इस तरफ इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, और इस तरफ भी इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ये बात आप याद रखिए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ए और बी दोनों ही पार्ट में, फाइन, ठीक है। तो यहां से अब देखिए क्या कर सकता हूं मैं कि अब न्यूटन इक्वेशन लगाओ। राइट डायरेक्शन में 30 इसके लिए लिख रहा हूं, इस वाले के लिए 5 kg वाले के लिए 30, और बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है? N1 माइनस N1 इक्वल्स टू M इंटू ए। एम कितना है? 5 इंटू ए कितना है? 1। तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 5 इक्वल्स टू N1। तो N1 जो आ रहा है वो देखिए कितना आ रहा है? 25 न्यूटन। N1 जो है 25 न्यूटन आ रहा है। बात समझ में आई? 25 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है 5 kg और 10 kg के बीच में। कैसे? ऑब्वियसली कि अगर देखो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है और 30 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, 30 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने, तो एक्सेलरेशन आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मिल रहा है। तो इक्वेशन में डालोगे तो 30 माइनस M1 इक्वल्स टू 5, तो 25 न्यूटन का फोर्स, इसका मतलब ये 10 kg इस पर पीछे की तरफ लगा रहा है और वो उससे कॉम्पनसेट हो रहा है, और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा है, ठीक है। N1 आप यहाँ पर भी डालोगे, यहाँ पर डाल सकते हो, बट हमें तो बस ये निकालना था कि इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है। कॉन्टैक्ट फोर्स को मैंने N1 मान लिया और N1 को दोनों ही मासेस पर लगा दिया। कौन कौन से पर? 5 kg वाले पर और 10 kg वाले पर। दोनों मासेस पर लगाने के बाद मेरे को ये कहानी मिली है। और क्या निकालना है? फाइंड एक्सेलरेशन निकाल दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉर्मल रिएक्शन निकाल दिया 25 न्यूटन। क्लियर है? कोई डाउट मेरे हिसाब से इसमें होना नहीं चाहिए। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 25 न्यूटन आर दी करेक्ट आंसर। ठीक बात है, समझ में आ रहा है? आई होप कि सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, किस तरीके से हमको जो है उस पर आगे रखना है। अगर देखो आपको हमें चीज़ें क्लियर हो जाए ना कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, उसको कैसे बनाना है, और उसके बाद में जो है उसके बाद में न्यूटन इक्वेशन कैसे लिखनी है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आसानी से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई हर चीज़? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। आगे देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसके अंदर स्ट्रिंग यूज की गई है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। देखिए जब बहुत सारे ब्लॉक एक साथ आ जाए ना और उनकी टेंडेंसी हो एक साथ मूव करने की, और टेंडेंसी एक साथ मूव करने की कब होती है? जब सारे के सारे एक कॉमन स्ट्रिंग से बंधे हुए हों, एक ही स्ट्रिंग से बांध के उन्हें कोई आगे बढ़ा रहा हो, या कोई एक ही साथ उनको पुश कर रहा हो, तो एक साथ बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सिर्फ बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस को देख करके और सिस्टम के मास को फट करके आप उसका एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट कर लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टोटल बाहर का फोर्स तो 100 न्यूटन है। अब ये सारे के सारे एक रस्सी से बंधे हुए हैं, एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। एक से मतलब ये इसके साथ बंधा हुआ है, ये इसके साथ बंधा हुआ है, ये इसके साथ बंधा हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये अलग स्पीड से चलेगा, ये अलग स्पीड से चलेगा। जब मैं ऐसे पकड़ के इसको खींचूंगा तो बाकी के पीछे वाले भी सब साथ ही साथ चलेंगे ना, एक साथ मूव करेंगे। एक साथ मूव करेंगे का मतलब है इनका एक्सेलरेशन सभी का एक ही होगा। तो वो कॉमन एक्सेलरेशन हम पहले अगर फाइंड आउट करें तो कॉमन एक्सेलरेशन जो होता है ए, वो होता है एफ नेट
एफ नेट अपॉन टोटल मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम का मतलब एक से ज्यादा जब पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वो सिस्टम कहलाता है, तो यहाँ पर मास ऑफ द सिस्टम की बात होगी। तो यहाँ पर देखो कि ए जो आया मेरे पास वो आएगा एफ नेट है हमारे पास में कितना 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का एफ नेट है, तो साथ में टोटल मास कितना हो जाएगा 20 20 10, 20 प्लस 10, तो ए कितना हो जाएगा 100 अपॉन 40 50, तो ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या? जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा है, पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। इधर साइड में ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, ये भी और ये भी, सारे के सारे 2 से आगे बढ़ रहे हैं। अब पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एंड ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, सभी में टेंशन बताना है। इसमें मान लो T1 है, इसमें T2 है, ये हमने मान लिया टेंशन। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो तुम देखोगे कि इस तरफ लग रहा होगा T1 और इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। बस यही फोर्स लग रहा है T1 और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहां से मैं कह सकता हूं फोर्स T1 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 20, एक्सेलरेशन कितना है इसका, एक्सेलरेशन इसका है हमारे पास में 2, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1 की वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन, T1 तो 40 न्यूटन आ गया। अब जरा दूसरे की बात करते हैं T2। अब T2 को निकालने के लिए ध्यान से देखो कि यहाँ पर T1 इस पर इधर भी लग रहा होगा, है ना, और T2 जो है वो T2 इस पर इधर लग रहा होगा और इस पर इधर लग रहा होगा, हाँ कि ना। तो ये T2 एंड T1 के रिजल्टेंट से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा है, तो बड़े इधर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ T2 माइनस T1 इक्वल्स टू, ये एफ नेट हो गया, मास इज 20 इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 2, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से मेरे पास में T2 माइनस 40 माइनस, मतलब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहाँ पे T2, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 प्लस 40 और T1 है 40 प्लस 40, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 न्यूटन हो जाएगी। बात समझ में आई? T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 न्यूटन इज द वैल्यू फॉर T2। T1 40 आया, T2 80 आ जाएगा, T2 80 होगा तो 80 माइनस 40 यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 20, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। उसको आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, देखो 100 है, इधर T2 है, T2 की वैल्यू 80 आएगी, तो 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 10, तो 100 माइनस 80 यानी 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 2, तो इसको तभी हमारे को एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मिलेगा जब इस C ब्लॉक का जो है जो T2 की वैल्यू है वो 80 न्यूटन होगी। बात समझ में आ रही है? तो किस तरीके से हम करते हैं कि अगर हमारे पास पूरा का पूरा कंबाइंड सिस्टम दे रखा है, अगर कंबाइंड सिस्टम दे रखा है तो वहां पर हम पहले कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम ये करेंगे, और ऐसा करने से एक्सेलरेशन निकाल के इंडिविजुअल मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उस पर लगने वाले फोर्सेस को लिखो और न्यूटन इक्वेशन लगाओ और आपको जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात क्लियर है? सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन पर देखिए, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। क्लैंप ने पुली पर कितना फोर्स लगाया ये भी बताइए। तो ये तो मुझे पता है कि भाई साहब पुली जितना क्लैंप पे फोर्स लगा रही होगी, क्लैंप भी पुली पर उतना ही फोर्स लगा रही होगी, यानी कि अगर मैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली फाइंड आउट कर लूं, भाई एक्सेलरेशन तो निकालना ही है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, वो तो मुझे निकालना ही है, फाइंड द एक्सेलरेशन ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, ये भी मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि मैंने इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाया और इस पर भी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना, इस पर लग रहा होगा सर 2G और इस पर लग रहा कितना होगा 3G। यहाँ पर टेंशन T और यहाँ पर भी टेंशन T, पुली पर भी टेंशन T लग रहा होगा नीचे और इस पर भी टेंशन T लग रहा होगा नीचे। अब पुली पर नेट फोर्स कितना नीचे की तरफ 2T, तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है ऊपर, ये क्लैंप। तो इस पर ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं कि ये जो क्लैंप है ये इसमें जो फोर्स होगा वो 2T हो जाएगा, ठीक है, T एंड T 2T। तो अल्टीमेटली मुझे T निकालना है और क्या एक्सेलरेशन निकालना है। तो कुल मिला के कहानी मेरी आ गई कि एक एटवुड मशीन का तुम्हें दे रखा है, एटवुड मशीन टाइप T और A फाइंड आउट करना है, इसका टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर या तो आप इसका वही मेथड है कि आप फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बना करके टेंशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, और नहीं तो आपने अगर पहले के लेक्चर फॉलो किया है तो डायरेक्टली आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। क्या, T और A के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया था। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन वो होता है
m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स g। m2 मतलब जो ज़्यादा मास है, बिगर मास। यहाँ पर बिगर मास क्या है 3 kg, 2 kg इज द स्मॉलर मास, तो बिगर मास माइनस स्मॉलर मास डिवाइडेड बाय द टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन मुझे जो पता लग रहा है वो है m2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस m1 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू जी इज 10, राइट। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/5 इंटू 10 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो देखो एक्सेलरेशन आ गया। अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा। 2 kg वाला ऊपर की तरफ जाएगा और 3 kg वाला नीचे की तरफ जाएगा। ये बात आप समझिए, 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, 3 kg वाला नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब साथ ही साथ मुझे अब टेंशन भी निकालना है। टेंशन का फॉर्मूला आपको याद है, क्या आया था, याद करो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये होता था टेंशन का फॉर्मूला। सिंपल मैंने ड्राइव किया हुआ है, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ यहाँ पे। आप चाहोगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सारी कैलकुलेशन दोबारा करो, और नहीं तो आपको अगर याद है तो आप सिंपली यहाँ पर जो है इसके थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंशन की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 2m1 इंटू m2, m1 कितना है 3, m2 कितना है 2, 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अगेन 5 इंटू जी इज 10। तो 5 से 5 कितने टाइम कैसे हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 2 4 4 3 12 12 2 24 न्यूटन टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो अब वो फोर्स बताओ एग्जर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, क्लैंप पुली पर कितना फोर्स लगा रही है, यानी 2T। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू टेंशन इज 24, तो 24 इंटू 2 दैट इज 48 न्यूटन। ये 48 न्यूटन इज द फोर्स ओवर हियर। क्या बात समझ में आ रही है, 48 न्यूटन कैसे निकाला हमने, या फिर हमने बाकी के एक्सेलरेशन कैसे निकाला, टेंशन कैसे निकाला। सिंपल तरीका ही है कि जो चीज़ें हमने अभी तक सीखी उसको एक बार रिवाइज करो, उसको जो है पढ़ो, उसको समझो, उसी के बेस पर आगे की कहानी निर्धारित होती है, उसी के बेस पर आगे की कहानी बनती है। तो जो चीज़ें हमने बार बार आपको क्लास में कराई गई हैं या मैंने यूट्यूब लेक्चर्स के दौरान आपको जो बातें समझाई हैं, जो भी लोग यहाँ से फॉलो कर रहे हैं, तो वही चीज़ें सारी यूज़ कर रहा हूँ, और उन्हीं के बाद में जो है हमें सारी की सारी जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं से बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस चीज़ को आप जो है आगे करते रहिए, और ठीक है, मतलब हम जो है इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लो और देख भी लो एक बार अच्छे तरीके से, है ना। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। नोट कर लिया, चलो। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको देखना है बेसिकली कि एक्सेलरेशन बताना है किसका, ब्लॉक का बताना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। बहुत ही क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 2 kg एंड 3 kg का एक ब्लॉक है। 3 kg का ब्लॉक जो है वो सरफेस पर रखा हुआ है, वाइल 2 kg का जो ब्लॉक है वो जो है हैंग कर रहा है स्ट्रिंग के साथ में, ठीक है, और किसी पुली से ऊपर से होकर के ये पास कर रहा है। हाँ भाई साहब, ठीक है। तो ये सिस्टम, ये कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखा है, और पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सबसे सिंपल, बहुत ही सिंपल से सिंपल क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना दूंगा। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब वो डायग्राम जो बेसिकली जो जितनी फोर्स लग रहे हैं बॉडी पर उनको बताए। तो इस पर नीचे की तरफ 2G लगेगा और ऊपर की तरफ टेंशन T लगेगा। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन हर जगह सेम रहेगा, तो यहाँ पर भी टेंशन T हो जाएगा। देखते रहिएगा, टेंशन यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, ठीक है। T इधर 2G, इधर वर्टिकल इक्विलिब्रियम में इधर 3G लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। 1 मिनट रुक जाइए, अपने आप ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर अभी एक्चुअली कभी कभी ये थोड़ा हैंग कर जाता है, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, है ना। तो देखिए अभी अपने आप आ जाएगा ये, कोई बात नहीं। चलिए देखिए आ गया। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और नीचे ये 3G लग रहा है। तो N और 3G आपस में बराबर हैं, N और 3G आपस में बराबर हैं, यानी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में। लेकिन बिकॉज ऑफ टेंशन फोर्स दिस मास 3 kg इज गेटिंग एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए कि एक्सेलरेशन है, तो मैं इस पर इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा न्यूटन की, दैट वुड बी 2G माइनस T इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन। 2G 20 माइनस T इक्वल टू मास है 2 इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है सभी को, ये मैंने इसके लिए लिख दिया। 3 kg वाली के लिए, अगर 3 kg वाली के लिए मैं लिखूं तो आई कैन वेरी वेल श्योर दैट 3 kg के लिए हो जाएगी टेंशन फोर्स, नेट फोर्स तो टेंशन का ही लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बाकी तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स नेट फोर्स 0 है।
तो यहाँ से t इक्वल्स टू मास इज 3 kg इंटू एक्सेलरेशन इज a, तो t इक्वल्स टू 3a। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब t इक्वल्स टू 3a वहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यहाँ से t इक्वल्स टू 3a पुट कर दो तो 20 माइनस 3a इक्वल्स टू 2a, तो 20 इक्वल्स टू 5a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 20/5, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ये a की वैल्यू आ जाएगी, राइट। a की वैल्यू ये आ गई। अब मैं इसी से बात कर सकता हूँ कि यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू a इज 4, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस वाले गिवन कॉन्फ़िगरेशन के लिए टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, बहुत ही ऑब्वियस है इसके लिए यहाँ पर ये फाइंड आउट करना। और एक चीज़ और है, अगर आप इसको ऐसे देखें कि मतलब एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि नेट ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर कितना है, 2g इज द नेट ड्राइविंग फोर्स एंड टोटल मास सिस्टम का कितना है 3 and 2 5 kg, तो 2 into g दैट इज 10 यानी 20/5 यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इसका ऑब्वियसली आएगा, ये हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बात को आप समझ रहे होगे किस तरीके से क्वेश्चन को हमें समझना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और आसानी से उसको बिना किसी टेंशन के हल कर लेना है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लेकर के आए। पहले आप खुद ट्राई करो इसको, खुद ट्राई करो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना और एक्सेलरेशन ब्लॉक का बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, बनाइए। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले 10 kg का है, तो 10 kg का हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई मास इंक्लाइन प्लेन पर लगा हो तो अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये जो है अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो उसका मास होता है वो इस हिसाब से, मतलब उसको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो अलोंग दी सरफेस क्या आता है इसका कंपोनेंट, वो आता है mg sin 30। कितना, mg sin 30। तो यहाँ पे आ जाएगा mg sin और 30, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 है, sin 30 तो मतलब mg/2, और mg/2 की मतलब है कि mg/2, और हमारे पास मास कितना है, मास दे रखा है 10 into 10 दैट इज 100/2 यानी 50। तो ये 50 जो न्यूटन का हम कह सकते हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, और इस डायरेक्शन में जो है वो होगा हमारा mg cos 30। लेकिन मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको भी कैलकुलेट कर नहीं रहा। तो mg sin 30 कितना आ गया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और एक्सेलरेशन पूछा गया ऑब्वियसली। ठीक है, इस तरफ टेंशन T लग रहा होगा, हाँ कि ना, इस तरफ टेंशन T लग रहा होगा इस ब्लॉक पे। ठीक है, तो मुझे ये पता लग रहा है कि सर ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक क्योंकि सेम स्ट्रिंग से बना हुआ है तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा और स्ट्रिंग में टेंशन भी सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा और स्ट्रिंग में टेंशन भी सेम होगा। तो यहां से जरा एक बात बताइए आप कि अगर मुझे जो है निकालना है इसका क्या बोलते हैं, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना लिया। 10 kg वाले के लिए जरा हम न्यूटन इक्वेशन लिखते हैं। 10 kg वाले को अगर इधर स्लिप करेगा तो ड्राइविंग फोर्स कितना है 50 माइनस टी इक्वल्स टू मास है 10 इंटू एक्सेलरेशन है a। तो मैं कह सकता हूं 50 माइनस टी इक्वल्स टू 10a, इक्वेशन 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद में मुझे बताइए कि मैं सेकंड वाले के लिए बनाऊं, यानी कि इस 40 kg के लिए। तो 40 kg के लिए क्या बनेगी, उस पर तो सिर्फ टेंशन फोर्स ही लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में तो है ही, उसे मुझे दिखाने की जरूरत है नहीं। तो मैं कह सकता हूं T इक्वल्स टू 40 इंटू a, F इक्वल्स टू ma, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, राइट। तो यहां से मैं एक्सेलरेशन सिंपली फाइंड आउट कर सकता हूं, दोनों को ऐड करूंगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो 50 इक्वल्स टू 50a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। a पता लग गया तो t पता लग जाएगा, t कितना हो जाएगा, t है 40 इंटू a, 40 इंटू 1, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 न्यूटन, t की वैल्यू हो जाएगी 40 न्यूटन। बात आई समझ में, t 40 न्यूटन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस तरीके से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी
क्वेश्चन को मतलब सॉल्व किया जा सकता है। और क्या पूछा इसमें, और तो कुछ नहीं पूछा, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स पूछा। सिंपल है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आई, हमने बस इस mg का कंपोनेंट अलोंग दिस इंक्लाइन प्लेन निकाला, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। एक है परपेंडिकुलर टू द, अब जो mg cos 30 है, इसमें कोई पूछ लेता तुमसे कि बताओ ये नॉर्मल फोर्स कितना है इस ब्लॉक के बीच में और इंक्लाइन प्लेन के बीच में, तो नॉर्मल फोर्स कितने के बराबर हो जाता है, n, और mg cos 30 आपस में बराबर हो जाता, n जो है वो mg cos 30 के बराबर हो जाता, यस और नो। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, m is 10, g is 10, cos 30 is √3/2, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाता ये 5 टाइम्स, तो ये कितना हो जाता 50√3, 50√3 इतना जो है नॉर्मल रिएक्शन होता। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से भी हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली कि ये हमने कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, बस एनालिस करना आना चाहिए कि एक्चुअली फोर्स कितना लगा हुआ है, फोर्स को कंपोनेंट्स कैसे करने हैं और न्यूटन्स इक्वेशन कैसे लगानी है, बस पूरी एनएलएम की कहानी इसी पर ही चलती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए जरा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन ब्लॉक का बताना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर जैसे ही हमने ये एक सिचुएशन क्रिएट करी तो इस पर फोर्स लग रहा है 150 न्यूटन का, किस पर लग रहा है 10 kg वाले ब्लॉक पर, लेकिन 10 kg वाला 5 kg वाले से अटैच्ड है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर ये जो स्ट्रिंग जिससे अटैच्ड है उसमें हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे में टेंशन आ जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर टी होगा इस तरफ और यहाँ पर टी होगा इस तरफ, टेंशन कॉमन रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो मुझे आराम से मैं दो इक्वेशंस लिख सकता हूँ। कौन कौन सी, देखिए 10 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, 10 kg वाले का, ये 10 kg वाला है। अब तो आप खुद से भी वैसे इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 kg वाले पे क्या लग रहा है, एक तो सर 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 150 न्यूटन का इधर, और टेंशन लग रहा है, ठीक है। और क्या लग रहा होगा, इसका 10g sin 30, ये भी तो लग रहा होगा 10, भाई जो इसका भाई वेट है, ये देखिए ना इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, कितना 10g नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि 10 kg का इसका मास है तो 10g नीचे रहेगा। तो 10g sin 30, 10g sin 30 का मतलब 10g मल्टीप्लाइड बाई 1/2 यानी 5g। तो 5g इधर लग रहा है, यस और नो। ये आपको समझ में आया मैंने 5g क्यों लिखा है। 5g डायरेक्टली मैंने इसका 10g sin 30 का जो कंपोनेंट आया वो 5g लिख दिया है मैंने, ओके। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर भी देखोगे आप कि इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में इसका 5 kg वाले का जो अलोंग दी प्लेन जो वेट लग रहा है उसका कंपोनेंट वो क्या होगा, वो हो जाएगा 5g sin 30। 5g sin 30 का मतलब 5g इंटू 1/2 यानी कि 2.5g, यस और नो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5g, ये इस पर लग रहा है और टेंशन टी लग रहा है। तो आई थिंक दीज आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक। तो अब देखो यहाँ पे टी लग रहा है 10 kg वाले पर, 150 इधर लग रहा है और साथ ही साथ 5g भी लग रहा है, ओके सर। अब यहाँ पर 5 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, फ्री बॉडी डायग्राम 5 kg वाले का, इस पर देखो 2.5 इधर लग रहा है, 2.5g लग रहा है और टी लग रहा है और टी लग रहा है। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं हमारे 5 kg वाले ब्लॉक पे। दोनों के लिए अब आराम से आप न्यूटन इक्वेशन लिखिए और आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ इसके लिए न्यूटन इक्वेशन क्या हो जाएगी, नेट फोर्स अभी हमें पता नहीं है क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ऑब्वियसली जिस तरफ हमने फोर्स लगाया है उसी की तरफ में एक्सेलरेशन होने के चांसेस हैं, तो मैं इसको पॉजिटिव मान लूँ। तो 150 माइनस टी माइनस 5g यानी कि 50, दैट इज इक्वल्स टू मास है 10 इंटू एक्सेलरेशन है a। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास 150 माइनस 50 100 माइनस t इक्वल्स टू 10a। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। 100 माइनस टी इक्वल्स टू 10a, ये इक्वेशन मेरे पास 1 आ जाती है। अब मैं न्यूटन इक्वेशन लिखूंगा 5 kg वाले ब्लॉक के लिए। 5 kg वाले ब्लॉक के लिए जरा न्यूटन इक्वेशन लिखिए। तो यहाँ से मेरे पास t माइनस 2.5g, 2.5g का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 10, भाई g तो ऑब्वियसली ना, भाई 5g का मतलब 50, 2.5g का मतलब 25, तो डायरेक्टली मैं 25 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। 25 इक्वल टू मास है 5 इंटू एक्सेलरेशन इज a, t माइनस 25 इक्वल्स टू 5a, t माइनस 25 इक्वल्स टू 5a। तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, t माइनस 25, उस वाली इक्वेशन को उठा करके यहां लिख रहा हूं, t माइनस 25, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, इसको उठा के यहां रख रहा हूं, t माइनस 25 इक्वल्स टू 5a। अब देखिए जरा सॉल्व कर दीजिए इसको, t से t कैंसिल, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन नंबर 2 को जो मैंने वहां बनाई है ऐड करूंगा तो t से t कैंसिल हो जाएगा। 100 माइनस 25 कितना बचेगा 75 इक्वल्स टू 15a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए आप भाई, 75 अपॉन 15 तो 5 हो जाएगा,
15 5 टाइम्स, तो ये हमारा 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। ये मेरे पास एक्सेलरेशन आया न्यूटन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। अब एक्सेलरेशन अगर मुझे पता है तो मैं बड़ी आसानी से टेंशन बता सकता हूँ। टेंशन यहाँ से निकाल दो, आप वहाँ से एक्सेलरेशन उठाओ, इसमें डाल दो या वहीं पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। t = 25 + 5 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। 25 and 25 50, तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। 50 न्यूटन इज गोइंग टू बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन कितनी डेवलप हुई 50 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आप बातों को अच्छे से समझ रहे हो, क्लियर है आपको, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चीज़ों को समझो और समझो कि किस तरीके से जो है आप न्यूटन इक्वेशन को लगा रहे हो, किस तरीके से फोर्सेस का एनालिसिस कर रहे हो। यहाँ पर हमने देखा कि फोर्स लगे हुए हैं 150 न्यूटन और बाकी सिर्फ इनका वेट है और इंटरनल फोर्सेस विच इज द टेंशन फोर्स। टेंशन क्या इंटरनल फोर्स है ना, टेंशन तो एक इंटरनल फोर्स है ना, बाकी यहाँ पर वेट लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो है मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया और आई थिंक ये बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, सेम टाइप के क्वेश्चन है। इसको आप खुद से एक बार ट्राई कर लो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। नीचे की तरफ सीधा सीधा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 4g sin 30, 4g sin 30, तो इस तरफ इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस तरफ इस पर लग रहा होगा 4g sin 30, मतलब 4g/2 यानी कि 2g कह सकता हूँ। 2g इस तरफ नीचे अलोंग द प्लेन, और इस पर कितना लग रहा होगा 6 kg है तो 3g लगेगा, ठीक है। अपने आप देख लो क्योंकि दोनों ही 30 के ना। 6g sin 30, 6g sin 30, sin 30 1/2 हो जाएगा तो 3g हो जाएगा। इस तरफ टेंशन t रहेगा और इस तरफ टेंशन t रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछे। अब एक बात बताओ, ये 6 kg वाला है 4 kg वाला है, तो इधर की तरफ मूव करेगा ना, ये सिस्टम इधर की तरफ मूव करेगा, तो ये इधर इसकी तरफ, ये जो 6 kg वाले के पास एक्सेलरेशन a इधर होगा और इस 4 kg के पास एक्सेलरेशन a इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर फाइंड आउट करूँ, दोनों के लिए न्यूटन इक्वेशन लिखूंगा, अगर मैं दोनों के लिए ही न्यूटन इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3g यानी 30 माइनस t इक्वल्स टू 6a एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं 4 kg वाले के लिए लिखूंगा तो 4 kg वाले के लिए क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी मेरे पास t माइनस 2g इक्वल्स टू 4 इंटू एक्सेलरेशन, 4 इंटू एक्सेलरेशन, 4 इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका मास 4 है। अब कहीं से भी आप देख लो उस इक्वेशन, ये नंबर इक्वेशन नंबर 2 है। 1 को जरा दोबारा यहां लिखो तो 30 माइनस टी इक्वल्स टू 6a, इक्वेशन नंबर 1। दोनों को ऐड करो, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा ना। 30 माइनस 2g यानी कि 20, 30 माइनस 20 यानी कि 10 इक्वल्स टू 10a। तो a की वैल्यू तो मेरे पास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जा रही है। एक्सेलरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट मुझे फाइंड आउट करना क्या है, मुझे t भी फाइंड आउट करना है। तो 30 माइनस टी इक्वल्स टू 6 हो जाएगा भाई, 6 इंटू 1 कर लो तो 30 माइनस 6 इक्वल्स टू टी। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी 24 न्यूटन। बात समझ में आ रही है। तो टेंशन 24 न्यूटन का है इसके अंदर और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। और मुझे आई थिंक ऑब्वियस भी है, जो इसका ड्राइविंग फोर्स है वो है 30 और स्टॉपिंग फोर्स है 20। 30 माइनस 20 नेट फोर्स कितना हो जाएगा 10 और टोटल मास कितना है 10 डिवाइडेड बाई 10। तो हमारे पास में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ जा रहा है और टेंशन जो है वो 24 न्यूटन की आ रही है, ठीक है। ऑब्वियसली जब इसके पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा तो 24 न्यूटन की जो है टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर डेवलप हो चुकी होगी। क्या ये बात क्लियर है सभी को, कोई भी दिक्कत आ रही है इस सब बातों को समझने में या इन क्वेश्चंस को करने के लिए? बस आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और उसके बाद उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप उसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बात आ रही समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर आई थिंक ये आपका सेम क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया हुआ है, इस टाइप का एक क्वेश्चन कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स बताओ एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 kg और 2 kg हैंग किया हुआ है, उधर 1 kg हैंग किया हुआ है। तो ऑब्वियसली ये जो है नीचे की तरफ जाएगा और 1 kg ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। ये 3 और 2 एक तरफ है तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा। और एक बात मजे की देखो कि ये दोनों है ना एक्सेलरेशन भाई 2 kg 3 kg एंड 1 kg सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा। इसका भी एक्सेलरेशन ए रहेगा, इसका भी एक्सेलरेशन ए रहेगा और 2 kg 3 kg साथ में ही है तो उनका एक्सेलरेशन ए है और इसका एक्सेलरेशन ए ही होगा। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स यानी कि इसमें बताओ T1, इसमें होगी टेंशन T1 और इसमें टेंशन होगी T2, ठीक है। तो T1 एंड T2 बताओ। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो है करो
और मुझे इसका आंसर जो है कमेंट में बताओ। डेफिनेटली आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, मुझे ये आंसर आप लोगों से चाहिए कमेंट सेक्शन में, अगर आप वाकई इसको शिद्दत के साथ देख रहे हो। ठीक है, देखो एक बात समझो बात को मेरी, तुम लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो ना पूरे मन से, है ना, तो यहाँ पर मैं भी आप लोगों को कुछ बहुत ही शानदार बताने के लिए, शानदार समझाने के लिए, आपके भविष्य की शानदार कामना करने के लिए ही हूँ। तो इसलिए जो बोल रहा हूँ उसको करो, ठीक है, यही सच है, समझिए। जो आपसे बोल रहा है उसमें थोड़ा सा आप समझिए बात को कि इसको कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर इसका आंसर आपने क्या फाइंड आउट किया है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि IIT 1984 में पूछा गया था। ठीक है, IIT 1984 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड A1:A2, A1:A2 बताइए। A1:A2 सर ये क्या पूछा, मतलब कि देखो केस 1 है और केस 2 है, इस टाइम इसका एक्सेलरेशन A1 है इस केस में, और इस केस में एक्सेलरेशन A2 है। IIT 1984 में ये क्वेश्चन जब आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपसे आपको आना चाहिए, मतलब किसी भी टाइम का क्वेश्चन हो आपको आना चाहिए। ओके, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर 2m है, यहाँ पर m है। सर 2m है तो यहाँ पर क्या 2m और m और A1 और A2, अरे यार तो इसके लिए तो अभी हमने एटवुड मशीन वाला डायरेक्टली एक्सेलरेशन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं ना। हमें फॉर्मूला याद है क्या, कौन सा वाला? एक्सेलरेशन के लिए। सर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला था m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स व्हाट, g टाइम्स g। ये था हमारा एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मुझे m2 m1 गिवन है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी m2 जो है वो है 2m माइनस m डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3m इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास में? अरे भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है ना, g। तो यहाँ से मेरे पास बचेगा एक्सेलरेशन जो आया 2m माइनस m यानी m से m कैंसिल हो जाएगा, 1/3 यानी g/3। एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो g/3 आ रहा है। आपको समझ में आया भाई? 1/3 m से m कैंसिल है तो g/3 आ जाएगा। A2 जरा निकालो। A2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फोर्स लगाया हुआ है इसने 2mg का, यहाँ mg 2mg है, यहाँ पर 2mg यहाँ mg, बात तो वही है। क्यों भाई साहब? भाई यहाँ 2mg का फोर्स लगा दिया या 2m का मास लटका दे, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। और यहाँ पर m है तो ये तो सेम ही आ जाएगा। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन A2 लिखेंगे, ये हमारा A1 है, ये A1 है, ये A1 है, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर A2 जब हम लगाएंगे, A2 जब हम लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A2 इज मास, ये 2mg फोर्स इज इक्विवेलेंट टू 2m मास, तो वही A2 इज 2m माइनस m डिवाइडेड बाई 3m इंटू g। तो A2 भी क्या आ जाएगा? A2 आ जाएगा हमारा g/3 आ जाएगा। तो g/3 तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। बस समझ में आ रही है कि आपसे इस टाइप की क्वेश्चन में आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको यकीन हो कि क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे जब तक आपके पास में पुली, ब्लॉक, एक्सेलरेशन और ये सब चीज़ें, स्ट्रिंग्स वगैरह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। इसका पूरी तरीके से नॉलेज होना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसलिए बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप ध्यान दो चीज़ों पर। तो आप उसको चीज़ को देखिए, समझिए और आगे जो है इसको करिए। क्लियर है बात? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। 2 masses of 5 kg and 3 kg are suspended with help of massless extensible string as shown in the figure. Calculate T1 and T2 when the whole system is going upwards with acceleration of 2 meter per second square. ठीक है, 2 masses of 5 kg and 3 kg are suspended with help of massless inextensible strings as shown in the figure. Calculate T1 and T2 when whole system is going upwards with an acceleration of 2 meter per second square. पूरा का पूरा सिस्टम जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये बताइए कि इसमें क्या होगा। आप बताइए कि टेंशन क्या है, टेंशन पूछ रहा है ना। कैलकुलेट T1 एंड T2 बताओ। पूरा का पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या हम इसको कर सकते हैं? NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर इस पर मैं नीचे लगा सकता हूँ अभी 30, भाई 3 kg है तो 3g नीचे की तरफ लग रहा है और T2 ऊपर की तरफ लग रहा है ना। 3 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 3 kg का इधर बनाऊंगा, 5 kg का उधर बनाऊंगा ताकि आपको आसानी रहे। 3 kg वाले पर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे। 3 kg वाले पर लग रहे सर नीचे की तरफ 3g, ठीक है सर 3g, और कोई नहीं, ऊपर की तरफ T2 और जाके धर रहा है, ऊपर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो साथ ही साथ इसका न्यूटन इक्वेशन भी लिख दें, लिख दीजिए सर। T2 माइनस 3g यानी 30 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना? एक्सेलरेशन 3 × 6 यानी 6, ये हो जाएगा।
भाई समझ में आया कि नहीं आया? कहीं ऐसा नहीं मास्टर क्या पढ़ा दिया एकदम से, क्या लिख दिया, अरे ऐसे कैसे लिख दिया भाई, सब कुछ तेरे सामने की कहानी है। T2 ऊपर जा रहा है, T2 - 30 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन कह लो इसको, जो 3 kg वाले ब्लॉक के लिए मैंने बनाई, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में यहाँ पर 5 kg वाला जो ब्लॉक है, 5 kg वाला, इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो एक तो इस पर 5G लग रहा है नीचे की तरफ, बिल्कुल लग रहा है सर। ऊपर से T2 ये भी तो लग रहा होगा, है ना, T2 भी तो लग रहा है, तो T2 भी लग रहा है, ठीक है सर। और उसके बाद में हमारा ऊपर की तरफ सर T1 लग रहा है, T1 लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। तो T1 लग रहा है, T2 लग रहा है, T1 ऊपर लग रहा है, T2 नीचे लग रहा है, 5G नीचे लग रहा है, और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो इसके लिए जब न्यूटन इक्वेशन बनाएंगे तो इसके लिए बनेगी T1 दिखाई दे रहा है ना भैया आप लोगों को? अरे यार दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है? सब दिख रहा है। चलो ठीक है, तो इक्वेशन इसके लिए जो बनेगी वो बनेगी T1 माइनस 5G प्लस T2, 5G प्लस T2 दैट इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो ये हो जाएगी 10। तो यहां से मेरे पास आएगी T1 माइनस T2, ये T1 माइनस T2 माइनस 5G इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जा रही है, इक्वेशन नंबर 2 आ जा रही है। तो दो ही हमारे पास में वेरिएबल है, दो ही इक्वेशन है। T2 की वैल्यू जो है 36 आ रही है, आई थिंक T2 की वैल्यू तो मुझे यहाँ से पता लग गई ना, T2 माइनस 30 नीचे की तरफ था, तो T2 की वैल्यू आ जा रही है ना, T2 माइनस 30 इक्वल्स टू दिस, तो T2 की वैल्यू तो 36 आ चुकी है, T2 36 न्यूटन है, यहाँ से निकल गया T2 की वैल्यू। T2 जब निकल गया तो T1 भी आ जाएगा। T1 कितना आ जाएगा? T1 आ जाएगा T1 माइनस 36 माइनस 50 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से T1 की जो वैल्यू आ जाएगी 60 प्लस 36 यानी 96। चेक कर लो एक बार, 60 इधर जाएगा, 60 एंड 30 96 इज द न्यूटन। T2 की वैल्यू आ जाएगी 36 न्यूटन। ये बात आप जरा ध्यान दें, ठीक है। T1 T2 निकाल दिया, एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिकली आपके साथ डिस्कस इसलिए किए जा रहे हैं जिससे कि आप लोग जो है क्वेश्चंस को भी फील ले सको, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं कि भाई ये न्यूटन्स इक्वेशन है, न्यूटन सेकंड लॉ है। एक्चुअल में तो न्यूटन्स लॉ यहाँ पे चल रहे हैं, क्वेश्चंस तो ये हो रहे हैं ना। यहाँ पर आपको पुली ब्लॉक सिस्टम फाइंड आउट करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रियल प्रॉब्लम्स हैं। बाकी आपने तो जो मतलब पीछे देखा है वो तो सारी की सारी चीज़ें कैसी थी, वो तो सर सारी की सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने पहले से ही कर रखी हैं, है ना। मतलब पहले से कर रखी का मतलब है कि आप लोग कहीं ना कहीं थ्योरी को पढ़ने के बाद जब तक आप उसे न्यूमेरिकल्स में, जब तक आप उसे प्रॉब्लम्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक आप कैसे जो है उसको कर पाओगे, है ना। तो यही हमने अभी आके इस सेशन में किया है। चलिए ठीक है, आई होप कि बहुत अच्छा आपका ये एक क्वेश्चन मैराथन आपको अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने अच्छे से इसको किया होगा, सीखा होगा। और हम लोग आपसे फिर मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ में या फिर नए टॉपिक के साथ में। और आप देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।